कहानी की शुरुआत होती है वू लिन से, जो प्राचीन आयरन फीट कबीले का उत्तराधिकारी और एक कुशल मार्शल आर्ट्स मास्टर है। कई सालों बाद वो पहली बार एक बड़े शहर में आता है। तभी कुछ गैंगस्टर किसी आदमी का पीछा करते हुए एक छोटे बच्चे से टकरा जाते हैं, जिससे उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। बच्चे की मदद करने के लिए वू लिन उन लोगों के पीछे एक सुनसान गली तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिन लोगों का वे पीछा कर रहे थे, अब वे उसे मारने वाले हैं। वू लिन पहले उन्हें रोकने की कोशिश करता है और आइसक्रीम के पैसों का बहाना बनाकर उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन जब वे उस पर हमला कर देते हैं तो वो जवाब देने में देर नहीं करता। अकेले ही वो 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों का सामना करता है और अपनी कुंफू कला से सभी को हरा देता है। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हो जाती है और वहां सिर्फ वू लिन ही खड़ा रह जाता है। जिस आदमी की उसने जान बचाई थी उसका नाम जिया शान है, जो शहर का एक अमीर बिजनेसमैन है। वो वू लिन को इनाम के तौर पर पैसे देना चाहता है, लेकिन वू लिन मना कर देता है। इसके बाद वो वापस उसी बच्चे के पास जाता है और उसे नई आइसक्रीम खरीद कर देता है। तभी कई गाड़ियां आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। उनमें से एक आदमी बाहर निकलकर सीधे वू लिन को गले लगा लेता है। उसका नाम जियांग ली है, जो एक कुंफू मास्टर होने के साथ साथ एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य रह चुके हैं और बचपन से साथ ट्रेनिंग करते आए थे। बाद में जियांग ली बेहतर जिंदगी के लिए शहर आ गया, जहां उसने काफी पैसा और पहचान बनाई। हालांकि इस दौरान वो अपने गुरु की कई सीखों से दूर हो गया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जियांग ली अपनी मर्जी से गांव नहीं छोड़कर आया था। ट्रेनिंग के समय उससे एक बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बाद उसके गुरु ने उसे कबीले से निकाल दिया था। गुरु का मानना था कि वो पवित्र कुंफू विद्या सीखने के योग्य नहीं रहा। ये सुनने के बाद वू लिन अपने साथ लाया हुआ एक कलश निकालता है और बताता है कि उनके गुरु का निधन हो चुका है। ये खबर सुनकर जियांग ली कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे अपने गुरु के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है। अगले दिन दोनों जियांग ली के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान गार्ड वू लिन से उसके धातु के जूते उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग ली उन जूतों का महत्व जानता था, इसलिए वो गार्डों को उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। उसी समय बिजनेसमैन जिया शान अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड की तलाश में वहां आता है। जियांग ली अपने कई लड़ाकों की ताकत दिखाता है, लेकिन जिया शान की नजर वू लिन पर टिक जाती है। वो उसी को अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। वू लिन ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि एक रक्षक अपने मालिक की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। अगली सुबह वू लिन की मुलाकात जिया शान की बेटी फेई फेई से होती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और उसे चोर समझ बैठती है। जब उसे पता चलता है कि वू लिन उसका नया बॉडीगार्ड है, तो वो उसे पैसे देकर दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वू लिन अपने काम से पीछे नहीं हटता। आखिर में वो उसे डराने के लिए नकली पिस्तौल भी निकालती है, लेकिन वू लिन बिल्कुल शांत रहता है। बाद में दोनों एक मॉल जाते हैं। फेई फेई जहां भी जाती है, वू लिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे चलता रहता है। तभी फेई फेई कुछ लड़कों को एक लड़की से बदतमीजी करते हुए देखती है। वो उनके पास जाकर लीडर को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जब वे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो झूठ बोल देती है कि ऐसा करने के लिए वू लिन ने कहा था। गुंडे वू लिन के पास आते हैं, लेकिन वो कह देता है कि वो फेई फेई को जानता तक नहीं। ये सुनकर वे लोग फेई फेई के पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर तक वू लिन उन्हें देखता रहता है, लेकिन आखिर में वो बीच में आकर सभी को रोक देता है और उनसे माफी मंगवा देता है। उसी रात वू लिन को बचपन की एक घटना याद आती है। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब उसके पिता उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। उसका पिता एक भ्रष्ट बिजनेसमैन था। ऐसा करने से पहले उसने कहा था, कामयाबी के लिए हमेशा कोई न कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब वू लिन को आज तक नहीं मिला। इसी बीच कहानी में गैंगस्टर मिस्टर फू की एंट्री होती है। कभी जिया शान उसी के लिए काम करता था, लेकिन अब वो उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि जिया शान के पास उसके गैर कानूनी कामों की जानकारी मौजूद है। तभी उसका एक भरोसेमंद ज्योतिषी कहता है कि उसका अंत करीब है। ये सुनते ही मिस्टर फू गुस्से में उसी ज्योतिषी को गोली मार देता है। अगले दिन वू लिन और फेई फेई एक रेस्टोरेंट जाते हैं। फेई फेई खाना खा रही होती है, जबकि वू लिन आसपास मौजूद हर व्यक्ति पर नजर रखे रहता है। तभी वो अचानक एक वेट्रेस को पकड़ लेता है और कहता है कि वो फेई फेई को नुकसान पहुंचाने वाली है। फेई फेई उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और गुस्से में वॉशरूम चली जाती है। वू लिन उसके पीछे जाकर उसे तुरंत बाहर ले आता है। घर लौटते समय दोनों के बीच फिर बहस होने लगती है। आसपास मौजूद कुछ लोग समझते हैं कि वू लिन उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वे बीच में आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फेई फेई वहां से भाग जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही वेट्रेस और वेटर उसका अपहरण कर लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि वू लिन का शक सही था। वू लिन तुरंत उनकी कार का पीछा करता है। वो एक ओवरब्रिज से छलांग लगाकर चलती कार की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है। इसके बावजूद वो
हार नहीं मानता। इस बार वो सीधे कार के सामने खड़ा होकर उसे रोक देता है, फिर नकाबपोश अपहरणकर्ता से लड़ाई करता है और आखिरकार फेई फे को सुरक्षित छुड़ा लेता है। जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो फेई फे आखिरकार वू लिन से पूछ ही लेती है कि उसे कैसे पता चला था कि वही वेटर और वेट्रेस उसका अपहरण करने वाले थे। वू लिन शांत होकर जवाब देता है कि उसने वर्षों तक खुद को लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की ट्रेनिंग दी है। इंसान अपने शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें, हाथों की हरकतें और चेहरे के भाव अक्सर सच बता देते हैं। उसे उन दोनों की चाल ढाल देखकर पहले ही शक हो गया था कि वे किसी गलत इरादे से वहां आए हैं। ये सुनकर फेई फे भी पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहे हैं। जहां भी वो जाती कोई न कोई उसकी निगरानी करता रहता था। उसे कभी अपनी मर्जी से घूमने, दोस्तों से मिलने या खुलकर जीने की आजादी नहीं मिली। इसी वजह से वो सभी बॉडीगार्ड से नफरत करने लगी थी। लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद वो मुस्कुराकर कहती है कि वू लिन बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर लालच नहीं है और वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। उसी रात फेई फे अपनी माँ की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर काफी देर तक उसे देखती रहती है और उनकी याद में भावुक होकर रो पड़ती है। दूसरी तरफ गैंगस्टर मिस्टर फू अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को जियांग ली के पास भेजता है। उसका मकसद साफ होता है, वो हर कीमत पर जिया शान को मरवाना चाहता है। शुरुआत में जियांग ली इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो मजबूरी में हामी भर देता है। असल में जब वो कई साल पहले गांव छोड़कर पहली बार शहर आया था, तब उसके पास न पैसा था और न ही कोई सहारा। उसी समय मिस्टर फू ने उसकी मदद की थी, उसे काम दिया था और अपना सिक्योरिटी बिजनेस खड़ा करने में साथ दिया था। इसी पुराने एहसान की वजह से जियांग ली आज भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन वू लिन और जियांग ली एक निर्माणाधीन इमारत पर आमने सामने मिलते हैं। जियांग ली घमंड से कहता है कि वू लिन को असली दुनिया की कोई समझ नहीं है। उसके मुताबिक सिर्फ कुंफू सीख लेने से जिंदगी नहीं चलती, बल्कि ताकत के साथ बड़े लोगों से रिश्ते और पैसे की भी जरूरत होती है। फिर वो वू लिन से कहता है कि वो फेई फे की सुरक्षा छोड़ दे, लेकिन वू लिन बिना एक पल सोचे साफ इनकार कर देता है। यहीं से दोनों पुराने गुरु भाई पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जियांग ली अपने दिल में सालों से छिपी जलन भी बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि उनके गुरु हमेशा वू लिन को उससे ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वही खास लोहे के जूते भी वू लिन को दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उनका सबसे योग्य शिष्य है। जियांग ली अब साबित करना चाहता था कि असली योद्धा कौन है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों के मुक्के और किक लगातार एक दूसरे पर पड़ते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ता। आखिर में जियांग ली अपनी सबसे खतरनाक आयरन फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है। उसका एक जोरदार मुक्का सीधे वू लिन के सीने पर लगता है, जिससे वो कई फीट दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जियांग ली गुस्से में कहता है कि आज से उनका भाईचारे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस घटना के बाद वू लिन फी फे को शहर से दूर समुद्र किनारे बने एक सुनसान घर में ले जाता है, ताकि वो दुश्मनों की नजरों से दूर रह सके। वहां दोनों कुछ दिन शांति से बिताते हैं और रोज कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं। इसी दौरान वू लिन फी फे को अपने लोहे के जूतों का राज बताता है। वो कहता है कि उसके दोनों जूतों का वजन 25-25 किलो है और पिछले 8 सालों से वो इन्हें लगातार पहनकर ट्रेनिंग कर रहा है। उसका मकसद 108 किक्स नाम की बेहद कठिन तकनीक में महारत हासिल करना है। वू लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि जिस दिन ये जूते उसके पैरों से उतरेंगे, उसी दिन उसकी असली ताकत पूरी दुनिया देखेगी। वू लिन सीधे जियांग ली के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाता है। वहां एक कमरे में मिस्टर फू, जियांग ली, फी फे और जिया शान पहले से मौजूद होते हैं। वू लिन को देखते ही मिस्टर फू मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? इस पर वू लिन बिना डरे जवाब देता है, कामयाबी पाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ये बात सुनते ही मिस्टर फू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यही शब्द उसने कई साल पहले अपने छोटे बेटे से कहे थे, उसे मारने से ठीक पहले। तभी फिल्म एक बड़ा राज खोलती है। असल में मिस्टर फू और जिया शान कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन लालच में आकर फू ने पुलिस के हाथों जिया शान को पकड़वा दिया। उसी घटना के दौरान जिया शान की पत्नी की मौत हो गई। तभी से जिया शान सही मौके का इंतजार कर रहा था, ताकि वो मिस्टर फू से अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ वू लिन भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो असल में मिस्टर फू का अपना बेटा था। फू उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि छोटा सा वू लिन सिर्फ अपनी नजरों से एक जंगली जानवर को भगा देता है। ये देखकर वो अपने भरोसेमंद भविष्यवक्ता के पास गया। भविष्यवक्ता ने कहा कि एक दिन यही बच्चा
उसके साम्राज्य और उसकी मौत की वजह बनेगा। इसी भविष्यवाणी से डरकर फू ने अपने ही बेटे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब वर्तमान में खड़ा फू जोर जोर से हंसने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि भविष्यवक्ता की बात आखिरकार सच साबित हो गई। वो बिना देर किए अपनी बंदूक निकालता है और वू लिन पर गोली चला देता है, लेकिन ठीक उसी समय जियांग ली बीच में आकर उसे रोक देता है। जियांग ली कहता है कि वो अब मिस्टर फू के लिए और काम नहीं करेगा। सालों तक उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो उसकी गैर कानूनी दुनिया का मोहरा बनकर नहीं जीना चाहता। वो चाहता है कि इस लड़ाई का फैसला सिर्फ उसके और वू लिन के बीच हो। साथ ही वो अपनी आंखों से वू लिन की 108 किक्स तकनीक की असली ताकत भी देखना चाहता था। इसके बाद दोनों गुरु भाइयों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। इस बार जियांग ली के हाथों में खास ताकत बढ़ाने वाले दस्ताने होते हैं, जिनकी वजह से शुरुआत में वही वू लिन पर भारी पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बिना भारी जूतों के वू लिन अपनी पूरी रफ्तार और ताकत दिखाने लगता है। उसकी 108 किक्स के सामने जियांग ली धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी मिस्टर फू पीछे से गोली चला देता है। गोली सीधे जियांग ली को लगती है। मरने से पहले वो वू लिन की तरफ देखकर कहता है कि अब आयरन फीट कबीले की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। अब कमरे में सिर्फ वू लिन और मिस्टर फू बचते हैं। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की मौत देखने के बाद फू को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो वू लिन से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुस्से में वू लिन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। उसे अपने गुरु की सीख याद आती है कि एक सच्चा योद्धा कभी निहत्थे या हार चुके दुश्मन की हत्या नहीं करता। इसलिए वो मिस्टर फू की जान बख्श देता है और उसे उसके बर्बाद हो चुके साम्राज्य के साथ अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। फिल्म के आखिर में वू लिन अपने पुराने गुरु भाई जियांग ली की अस्थियां हवा में प्रवाहित करता है और अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।